वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 613 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, जिसमें फाइनल टर्म के हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो क्वालिटी मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो इसको सिर्फ तभी अंडरस्टूड किया जा सकता है, तभी समझा जा सकता है अगर हम अंडरस्टैंड करें जो क्वालिटी की टर्म है। अगर हम क्वालिटी को ही नहीं समझ पाएंगे तो हम क्वालिटी मैनेजमेंट को समझ नहीं सकते। तो क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो इससे मुराद ये कि किस हद तक प्रोडक्ट मीट करती हैं, पूरा करती हैं या एक्सीड कर जाती हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट को। कस्टमर रिक्वायरमेंट को ही अगर कोई प्रोडक्ट पूरा नहीं कर पा रही है या उससे एक्सीड नहीं कर पा रही है, उससे ज़्यादा ज़ाहिर बातें नहीं दे पा रही है, तो इस ऐसी प्रोडक्ट को हम क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं कहेंगे। कोई भी चीज़ आप अगर यूज़ करते हैं वो रिक्वायरमेंट को ही अगर पूरा नहीं कर पा रही है तो आप यही कहेंगे कि ये क्वालिटी वाली प्रोडक्ट नहीं है। डायमेंशंस हैं क्वालिटी की, जिसके अंदर परफॉर्मेंस आ जाती है जो कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है प्रोडक्ट या सर्विस की। और एस्थेटिक की हम बात करते हैं तो इसके अंदर अपीयरेंस आ जाती है कि वो चीज़ दिखती कैसी है। इसके अलावा फील होना, स्मेल होना, टेस्ट होना। स्पेशल फीचर्स की हम बात करते हैं तो कोई भी जो उसके अंदर एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर जो होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। और कन्फॉर्मेंस की हम बात करते हैं तो कितनी बेहतर जो है प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक है। तो ये तमाम चीज़ें क्वालिटी की डायमेंशंस के अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा रिलायबिलिटी भी आ जाती है, जिसमें कंसिस्टेंसी होना परफॉर्मेंस की। ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस जो है ज़ाहिर बात है एक दो बार यूज़ की और परफॉर्मेंस उसकी गिर जाए, नहीं, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। ड्यूरेबिलिटी हो, उसकी यूज़फुल लाइफ है। ज़ाहिर बात है ऐसा नहीं है कि हमने कोई चीज़ ली और वो एक हफ्ते में ख़राब हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि ड्यूरेबल नहीं है। तो ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए, जो उसकी यूज़फुल लाइफ है उस तक एटलीस्ट उतनी तो वो चले। और परसिव्ड क्वालिटी हो, यानी कि इनडायरेक्ट एवेल्यूशन होना क्वालिटी का, यानी कि रेपुटेशन वगैरह उसकी। और सर्विस एबिलिटी हो, यानी कि सर्विस भी उसकी आफ्टर सेल्स सर्विस जो होती है वो भी अवेलेबल हो, ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए। मोमेंट ऑफ ट्रस्ट की हम बात करते हैं तो जो ईच कस्टमर कॉन्टैक्ट है सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के दरमियान, उसको मोमेंट ऑफ ट्रस्ट कहते हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एबिलिटी होती है कि या तो वो सेटिस्फाई करे या डिससेटिस्फाई करें उनको जब आप उनसे कॉन्टैक्ट करें। और डायमेंशंस जो है सर्विस क्वालिटी की वो मोर और लेस सेम होते हैं, जब जिनको हम एसोसिएट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी के साथ इन जनरल। और अक्सर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, यूज़ करती है परफॉर्मेंस मेजर मैट्रिक्स यूज़ करते हुए सेम सर्विस डायमेंशन, और अक्सर वो उसको कहते हैं रेट बेस्ड करता है 5 डायमेंशंस के ऊपर। और वो कुछ इस तरीके के हैं जैसे कि रिलायबिलिटी, परफॉर्म प्रॉमिस सर्विस, डिपेंडेबिलिटी और एक्यूरेटली इसमें आ जाता है, यानी कि परफॉर्म किया जाए जो भी प्रॉमिस्ड सर्विस है उसको डिपेंडेबली तौर पर भी और एक्यूरेटली तौर पर भी, एक्यूरेसी के साथ। और उसके अलावा रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए, विलिंगनेस होना चाहिए कि हेल्प किया जाए कस्टमर्स को प्रॉम्प्टली तौर पर, एश्योरेंस दी जाए, एबिलिटी होना कि कन्वे किया जाए ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस भी, टेंजिबल्स हों यानी कि जो फिज़िकल फैसिलिटीज़ और फैसिलिटेटिंग गुड्स से, एम्पैथी होना, एबिलिटी होना। एम्पैथी का मतलब क्या होता है कि एबिलिटी होना अप्रोचेबल होने की। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो जब टोटल क्वालिटी की बात की जाती है तो एक ऐसी फ़िलासफ़ी होती है, और ये एक इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके ऊपर पूरा का पूरा कोर्स भी है। अगर आप मैनेजमेंट साइंस या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो वो ज़रूर आप पढ़ेंगे या आपने पढ़ा भी हो शायद। तो एक ऐसी फ़िलासफ़ी है जिसके अंदर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हर कोई ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम करने वाले होते हैं वो एक कंटिन्यूअल एफर्ट में होते हैं कि इम्प्रूव करें क्वालिटी और अचीव करें कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता है कि क्वालिटी चंद लोगों की जिम्मेदारी है, चंद लोगों की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि हर कोई जो होता है इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कंटिन्यूअल एफर्ट में होता है कि इम्प्रूव किया जाए क्वालिटी और अचीव किया जाए कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यानी कि हर किसी की एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिम्मेदारी होती है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में कि वो कंटिन्यूअल एफर्ट करे ताकि क्वालिटी भी इम्प्रूव किया जाए और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी अचीव की जा सके। अब जो एलिमेंट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के वो यही है कि कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट हो। ऐसी इम्प्रूवमेंट नहीं हो कि सिर्फ एक ही बार हो गई, नहीं, सिर्फ और कंटिन्यूअल होनी चाहिए। और बेंचमार्किंग हो, कॉम्पिटिटिव, एम्प्लॉय को एम्पावर किया जाए, ऐसा ना हो कि सेंट्रलाइजेशन हो, एम्प्लॉय को एम्पावर किया जाए, टीम अप्रोच हो, टीम के साथ काम होगा, ये नहीं कि
इंडिविजुअली तौर पर काम किया जा रहा है। डिसीजन फैक्ट्स के ऊपर लिए जाएंगे, ऐसे डिसीजन नहीं है जो अपनी मर्ज़ी में आया ले लिया। इवन कि कोई टॉप मैनेजर भी है तो वो भी अपनी मर्ज़ी से ऐसा नहीं है डिसीजन ले, बल्कि जो भी फैक्ट्स हैं उसको सामने रखते हुए, अदरवाइज़ ज़ाहिर बात है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अचीव नहीं किया जा सकेगा। क्वालिटी एंड एथिक्स की हम बात करते हैं। क्वालिटी क्लोजली तौर पर एसोसिएट है, जुड़ी है एथिक्स के साथ, क्योंकि अगर आप जैसे कि किसी सेलर से भी आप बाय करते हैं, रिटेलर से, तो अगर वो आपको ख़राब क्वालिटी की प्रोडक्ट सेल करता है तो आप यही सोचते हैं कि ज़ाहिर बात है सेलर ने बहुत गलत किया। तो वो भी ज़ाहिर बात है क्या होता है कि गैर अखलाकी हरकत होती है अगर कोई सेलर आपको गलत चीज़ सेल करे। तो इसी वजह से क्वालिटी जो है वो जुड़ी है एथिक्स के साथ भी, अखलाकियात के साथ भी इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। ISO सर्टिफिकेशंस की बात करें, ISO सर्टिफिकेशन का नाम आपने सुना होगा। कई सारी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं और वो ISO सर्टिफाइड होती हैं। ISO एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जिन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं। सो इनके अंदर भी डिफरेंट ISO हैं, जैसे कि ISO 14000 एक सेट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, जो कि असिस्ट करता है कंपनी की इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस। सो इन्वायरमेंट के हिसाब से जो इन्होंने स्टैंडर्ड बना रखा है वो ISO 14000 है। और 9000 जो है सेट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर और क्वालिटी एश्योरेंस, जो कि क्रिटिकल है इंटरनेशनल बिजनेसेस के लिए। सो इंटरनेशनल बिजनेसेस के लिए क्रिटिकल है ये ISO 9000, और ये स्टैंडर्ड है क्वालिटी मैनेजमेंट के हवाले से, क्वालिटी एश्योरेंस के हवाले से। सिक्स सिग्मा की हम बात करते हैं तो सिक्स सिग्मा का जो कॉन्सेप्ट है स्टैटिस्टिकली तौर पे अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब ये कि अगर कहीं पे प्रोडक्शन हो रही है, चीज़ें बन रही हैं, तो सिर्फ 3 to 4 डिफेक्ट्स होना चाहिए पर मिलियन, यानी कि पर मिलियन यानी कि 10 लाख पीस अगर बनते हैं कहीं पर किसी भी प्रोडक्ट के। फॉर एग्जांपल अगर ट्राउज़र बनते हैं तो ज़ाहिर बात है उसमें से सिर्फ 3 या 4 डिफेक्टिव पीस होने चाहिए 1 मिलियन में से, 10 लाख में से। और प्रोसेस इंप्रूवमेंट की हम बात करते हैं तो एक ऐसी सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसके ज़रिए इम्प्रूव किया जाता है प्रोसेस, और उससे नतीजा हमेशा यही निकलता है कि प्रोसेस इंप्रूवमेंट के अंदर सो सिस्टमेटिकली तौर पर इम्प्रूव करना, यानी प्रोसेसेस को एक सिस्टमेटिक अप्रोच के ज़रिए, एक सिस्टम के ज़रिए इम्प्रूव किया जाए प्रोसेस को। सो PDA साइकिल की हम बात करते हैं, शूहार्ट साइकिल या फिर डैमिंग व्हील की। सो इसके अंदर प्लान, डू, चेक और एक्ट आ जाता है। प्लान के अंदर क्या किया जाता है कि स्टडी किया जाता है और जो डॉक्यूमेंट कर लिया जाता है जो भी एग्जिस्टिंग प्रोसेस होता है उसको। डू के अंदर ज़ाहिर बात है नाम से ही पता चला, डू यानी कि कुछ करना, तो फिर करने के लिए हम क्या करते हैं कि इम्प्लीमेंट करते हैं प्लान को स्मॉल स्केल के ऊपर। अभी तो स्मॉल स्केल के ऊपर किया जा रहा है। फिर चेक करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं डेटा कलेक्शन जो इस फेज़ के दौरान हुआ, चेकिंग की जाती है, इनकी एवेल्यूशन होती है, एग्जामिनेशन की जाती है, और फिर एक्ट। अगर रिजल्ट सक्सेसफुल होते हैं तो स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है, न्यू मेथड को कम्युनिकेट किया जाता है, न्यू मेथड तमाम ऐसे लोगों से जो कि प्रोसेस के साथ एसोसिएट होते हैं। इंस्पेक्शन की हम बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होती है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर ही कोई भी मेथड या डिवाइस या टैक्टिक होती है जिसको यूज़ करते हुए डिफेक्ट्स को क्या किया जाता है, मिनिमाइज़ कर दिया जाता है, यानी कि कम से कम जो है वो कर दिया जाता है कि डिफेक्ट्स कम से कम आएँ। किस में कम से कम आए? प्रोडक्ट्स में या सर्विस में जिनको ऑफ़र किया जा रहा है कस्टमर्स को। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन होती है आउटपुट की एक प्रोसेस की प्रोडक्शन के दरमियान। क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस की बात करते हैं तो एक प्रोडक्ट या सर्विस जो कि कन्फर्म करती है स्पेसिफिकेशन को, यानी कि वो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक होती है। ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस जो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक होती है। कंट्रोल चार्ट की हम बात करते हैं तो टाइम ऑर्डर प्लॉट, रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल स्टैटिस्टिक्स जिनको हासिल किया गया एक ऑनगोइंग प्रोसेस से, एक ऐसा प्रोसेस जो कि चलता जा रहा है। और कंट्रोल चार्ट वैसे असल में है क्या, ये एक टाइम ऑर्डर प्लॉट होता है सैम्पल स्टैटिस्टिक्स का। SPC एरर्स की हम बात करते हैं, इसके अंदर टाइप 1 एरर होता है, टाइप 2 एरर होते हैं। तो टाइप 1 की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि कंक्लूड किया जाता है प्रोसेस इज़, कंक्लूड करना एक प्रोसेस को इज़ नॉट इन कंट्रोल व्हेन इट एक्चुअली इज़। वो जो है नहीं होता कंट्रोल में जब वो एक्चुअली होता है, या फिर कंक्लूड कर देना कि कोई रैंडमनेस प्रेजेंट नहीं है, और जब ये सिर्फ रैंडमनेस है डेट इज़ प्रेजेंट। और टाइप 2 एरर क्या है कि कंक्लूड किया जाता है एक प्रोसेस को इज़ इन कंट्रोल, जो कि कंट्रोल में है जबकि वो नहीं होता, यानी कि ये उसका उलट एक तरह से। यहाँ पर टाइप 1 में क्या है कि कंक्लूड कर दिया जाता है प्रोसेस को कि वो नहीं है कंट्रोल में,
जबकि वो एक्चुअली तौर पे होता है। जबकि टाइप 2 में क्या होता है कि ये कंक्लूड कर दिया जाता है कि प्रोसेस जो है वो कंट्रोल में है, जबकि वो नहीं होता। और रन टेस्ट की हम बात करते हैं तो एक ऐसा टेस्ट होता है जो रैंडमनेस के लिए होता है। एग्रीगेट प्लानिंग की हम बात करते हैं तो इंटरमीडिएट रेंज की कैपेसिटी प्लानिंग होती है। यूजुअली तौर पे ये कवर करती है 2 से 12 मंथ्स को। लीनियर प्रोग्रामिंग की हम बात करते हैं तो ऐसा मेथड होता है जिसके ज़रिए हासिल किया जाता है ऑप्टिमल सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स के लिए, जिसमें शामिल है एलोकेशन होना स्केर्स रिसोर्सेज की इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट मिनिमाइजेशन। और लीनियर डिसीजन रूल की हम बात करते हैं तो ऑप्टिमाइजिंग टेक्निक होती है जो कि सीख करती है कि मिनिमाइज़ किया जाए, जो कंबाइंड कॉस्ट है उसको कम से कम किया जाए यूज़ करते हुए एक सेट जो है कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटिंग फंक्शन का, ताकि हासिल किया जाए सिंगल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ द मास्टर स्केजुलिंग, अब ये इंडिकेट करता है क्वांटिटी और टाइमिंग जो एक प्रोडक्ट के लिए या फिर ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन ये शो नहीं करता प्लान प्रोडक्शन को। अजम्पशन जो है EOQ मॉडल की, इसको हम देखें तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट शामिल होती है। एनुअल डिमांड रिक्वायरमेंट नॉन होती है, पता होती हैं। डिमांड जो है वो इवन रहती है थ्रू आउट द ईयर। लीड टाइम वेरी नहीं करता। और हर ऑर्डर रिसीव होता है सिंगल डिलीवरी में, और कोई भी क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं है। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग की हम बात करते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि ट्रांसलेट करता है मास्टर स्केड्यूल रिक्वायरमेंट जो है एंड आइटम के लिए, टाइम फेस्ड रिक्वायरमेंट्स के अंदर, सब असेंबलीज़ के लिए, कंपोनेंट्स के लिए, और जो रॉ मटेरियल्स हैं। मास्टर स्केड्यूल की हम बात करें तो ये 1 ऑफ द 3 इनपुट में से है MRP के अंदर। 3 इनपुट में से एक है MRP में, जो कि बताता है कि कौन सा एंड आइटम जो है वो होगा प्रोड्यूस और कब जो है ये ज़रूरी होते हैं और किस क्वांटिटी के अंदर। कम्युलेटिव लीड टाइम की हम बात करते हैं तो जो सम है लीड टाइम का, जो कि सिक्वेंशियल फेजेस जो एक प्रोसेस को रिक्वायर होते हैं ऑर्डरिंग से लेकर पार्ट्स या रॉ मटेरियल के कंप्लीशन तक फाइनल असेंबली के। लॉट साइजिंग की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि चूज़ किया जाता है लॉट साइज़, और ये इसलिए होता है ऑर्डरिंग के लिए या फिर प्रोडक्शन के लिए। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग की हम बात करते हैं तो एक सॉफ्टवेयर जो कि फोकस है प्रोडक्शन प्लानिंग के ऊपर, इन्वेंट्री कंट्रोलिंग सिस्टम के ऊपर, जिसको यूज़ किया जाता है मैनेज करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग की हम बात करें सो ये प्रोसेस है डिटरमाइन करने का शॉर्ट रेंज कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स। मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग की हम बात करते हैं तो ये जो है इसको डिफ़ाइन किया जाता है और एक्सेप्ट करते हैं प्रोफेशनल एज अ मेथड के तौर पर इफेक्टिव प्लानिंग के लिए तमाम रिसोर्सेज की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की बात करें जो कि अक्सर खिलाया भी जाता है राइटफुल नेक्स्ट स्टेप, जो एक एवोल्यूशन के अंदर जो कि शुरू होता है MPR से और इवॉल्व होता है MRP 2 के अंदर। इंटीग्रेशन होती है फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चरिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज की एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर। जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन सिस्टम की हम बात करते हैं तो इसमें फोकस होता है एफिशिएंट डिलीवरी के ऊपर प्रोडक्ट या सर्विसेज की, और ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उससे बहुत ज़्यादा एडवांस होता है। और कानबान की हम बात करते हैं। कानबान जो है ये एक थोड़ा आपको अजीब सा नाम लग रहा होगा, ये असल में जैपनीज़ वर्ड से आया है ये, जिसका मतलब सिंगल या विजिबल रिकॉर्ड होता है। सो पेपरलेस प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम है। सो ये कार्ड या कोई दूसरी डिवाइस होती है जो कि कम्युनिकेट करती है डिमांड जो है वर्क के लिए या फिर मटेरियल की प्रीसीडिंग स्टेशन से। जस्ट इन टाइम की हम बात करते हैं तो एक हाईली कोऑर्डिनेट प्रोसेसिंग सिस्टम होता है जिसमें गुड्स जो है वो मूव करते हैं थ्रू द सिस्टम और सर्विसेज परफॉर्म की जाती है जैसी ही उनकी ज़रूरत होती है। और सप्लाई चेन की बात करते हैं तो सीक्वेंस होता है ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज़ का, फंक्शन का और एक्टिविटीज़ का जो कि इन्वॉल्व होती हैं प्रोड्यूस करने में और डिलीवर करने में एक प्रोडक्ट या सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज जिसको EDI कहा जाता है, ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन होती है इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांजेक्शन की कंप्यूटर टू कंप्यूटर, जिसमें शामिल है परचेज ऑर्डर्स, शिपिंग नोटिसेस और इसके अलावा डेट या क्रेडिट मेमोस। एफिशिएंट कंज्यूमर रिस्पांस की बात करते हैं तो एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट इनिशिएटिव है जो कि स्पेसिफिक है फूड इंडस्ट्री के साथ।
और CPFR की बात करते हैं तो ये है कोलैबोरेटिव प्लानिंग फॉरकास्टिंग एंड रिप्लेनिशमेंट, इसका एब्रीविएशन भी आ सकता है। स्केड्यूलिंग की हम बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट टूल होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सर्विस इंडस्ट्रीज़ के लिए, जहाँ पर इसका मेजर इम्पैक्ट हो सकता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर एक प्रोसेस की। और प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट जो है वो यूनिक होता है, वन टाइम ऑपरेशन होता है जिसको डिज़ाइन किया जाता है एकम्प्लिश करने के लिए स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव, और एक लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है, एक लिमिटेड टाइम अवेलेबल होता है। तो आप देखते हैं कि जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं हर प्रोजेक्ट ज़ाहिर बात है दूसरे से अलग होता है और वन टाइम ही होता है। एक प्रोजेक्ट जब एक बार कंप्लीट होता है तो वो ख़त्म हो जाता है, पूरा कर लिया जाता है उसको, और उसके अंदर एक टाइम भी ज़ाहिर बात है होता है कि इतने टाइम में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की हम बात करते हैं तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर जो एक न्यू प्रोडक्ट आइडिया होता है यूनिक एक्टिविटी के लिए, जिसके बाद वो इवेल्यूएट होता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट के ज़रिए, प्लान किया जाता है सर्टेन सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ के साथ, एग्जीक्यूशन होती है एक्टिविटीज़ की और टर्मिनेट कर दिया जाता है जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।